हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल ज्यूरस वेदा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का मतलब होता है नो फॉल्ट लायबिलिटी, यानी ये एक ऐसा लीगल प्रिंसिपल है जिसमें अगर आपने गलती की हो या ना की हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आप लायबल ठहराए ही जाएंगे। यानी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का मतलब होता है आप लायबल तो होंगे, ठीक है, लेकिन आपकी नेग्लिजेंस या फिर फॉल्ट या मिस्टेक कुछ भी आप जो दे रहे हैं डिफेंस में अपने, कुछ भी आप जो बहाना दे रहे हैं, ठीक है, ये सब नहीं देखी जाएगी, आपका इंटेंशन नहीं देखा जाएगा। अगर आपने नेग्लिजेंट के साथ भी या फिर विदाउट नेग्लिजेंट भी किया हुआ तो फिर भी आप उस केस के लिए लायबल होंगे। ये चीजें स्पेशली डेंजरस एक्टिविटीज के लिए बनाई गई थी कि अगर कोई डेंजरस एक्टिविटी या फिर डेंजरस थिंग अपने लैंड पे ला रहा है तो फिर वो अगर वो एस्केप होकर किसी को नुकसान पहुंचाती है तो फिर वो स्ट्रिक्टली लायबल होगा। नो फॉल्ट लायबिलिटी यानी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इज अ लीगल डॉक्ट्राइन दैट होल्ड्स अ पर्सन responsible for harm caused by inherently dangerous activities regardless of any fault or negligence। यानी आपका फॉल्ट और नेग्लिजेंस से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर आपने कोई डेंजरस एक्टिविटी की है जो कि हार्म कॉज करती है तो वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंडर आएगा। ये प्रिंसिपल स्टैब्लिश हुआ था रायलैंड्स वर्सेस फ्लेचर के केस में। रायलैंड्स वर्सेस फ्लेचर का केस था जो डिफेंडेंट ने अपनी जमीन पर ये बहुत बड़ा वाटर रिजर्वायर बनाया था और जिसको कंसिडर किया गया था कि ये डेंजरस है। डेंजरस क्यों है? क्योंकि अगर ये टूटता है, जैसा कि हुआ था कि अगर ये टूटा था और इसमें सारा पानी एस्केप होके फ्लड क्रिएट करा था और ये फ्लड जो है बाद में माइनिंग शेफ्ट के अंदर भी चला गया था। जो भी ये माइनिंग शेफ्ट था ये पूरा माइनिंग एरिया था और इस माइनिंग शेफ्ट के अंदर जाके प्लेंटिफ को बहुत नुकसान पहुंचाया था। तो फिर उसने ये जो भी डिफेंडेंट होगा उस पर सू किया था, जो फ्लेचर था उसको सू किया था। तो कोर्ट हेल्ड करती है, कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जो डिफेंडेंट है अपने लैंड पर या फिर अपने ओनरशिप पर, अपने प्रेमाइसिस पर कोई भी डेंजरस चीज रखता है या फिर कोई भी डेंजरस एक्टिविटी करता है और अगर वो चीज बाहर जाके किसी और को नुकसान पहुंचाती है तो वो जो पर्सन है, ठीक है, वो जो डिफेंडेंट है वो पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबल होगा और कंपनसेशन उसको देना पड़ेगा, भले ही उसकी कोई गलती ना हो फिर भी देना पड़ेगा। इसी को स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कहते हैं। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के 3 एसेंशियल है। सबसे पहला है प्रेजेंस ऑफ अ डेंजरस थिंग। प्रेजेंस ऑफ अ डेंजरस थिंग यानी अगर डिफेंडेंट ने अपने लैंड पर या फिर अपने प्रेमाइसिस पर कोई भी ऐसी खतरनाक चीज रखी हो या फिर खतरनाक चीज बनाई हो या फिर खतरनाक चीज का यूज कर रहा हो और वो एस्केप होती है, वो एस्केप होके कोई मिसचीफ करती है। मिसचीफ यानी इंजरी या डैमेज। एस्केप का मतलब डिफेंडेंट के एरिया से किसी एक्सटर्नल एरिया में जाके किसी को चोट पहुंचाती है, मिसचीफ करती है, तो फिर डिफेंडेंट जो है वो लायबल होगा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंडर। और ये डेंजरस थिंग जो है इसका स्कोप बहुत बड़ा है। इसका मतलब यही नहीं कि वो टॉक्सिक केमिकल या फिर एक्सप्लोजिव हो, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो वाटर, यानी ये लार्ज क्वांटिटी में वाटर, जो हमने रायलैंड्स वर्सेस फ्लेचर के केस में देखा था, तो भले ही वो लार्ज क्वांटिटी में वाटर हो, चाहे गैस हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, फ्यूम हो या फिर एनिमल्स ही क्यों ना हो, अगर ये सारे अगर बाहर जाके एस्केप होके चोट पहुंचाते हैं किसी को तो फिर वो स्ट्रिक्टली लायबल होंगे। जो डिफेंडेंट होगा वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंडर कंपनसेशन देगा। सेकंड जो है वो है एस्केप। एस्केप का मतलब होता है कि ये डिफेंडेंट का एरिया है, इससे कोई चीज बाहर निकल के किसी एक्सटर्नल एरिया में प्लेंटिफ के घर जाके या फिर कोई भी प्लेंटिफ का कोई एरिया है वहां जाके हार्म कॉज करती है तो वो उसको एस्केप बोलते हैं। जो बाहर निकलना होता है ना, इसको एस्केप बोलते हैं। इंग्लिश तो सबको आती ही होगी। द डेंजरस थिंग मस्ट एस्केप फ्रॉम द एरिया ऑक्यूपाइड बाय द डिफेंडेंट टू एन एरिया आउटसाइड देयर कंट्रोल, यानी इसके कंट्रोल में वो एरिया नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल रीड वर्सेस जे लायंस एंड को लिमिटेड का केस था जिसमें एक म्यूनिशंस फैक्ट्री में, यानी म्यूनिशंस फैक्ट्री का मतलब होता है जहां मिलिट्री के लिए गोला बारूद वगैरह बनते हैं वो, तो वहां पर एक इंस्पेक्टर को चोट पहुंची, एक्सप्लोजन के थ्रू चोट पहुंची थी। तो कोर्ट ने कहा कि ये जो भी चीज एक्सप्लोजन वगैरह हुई है, जो इंस्पेक्टर को चोट लगी है, वो फैक्ट्री प्रीमाइसेस के अंदर हुआ, विद इन द फैक्ट्री प्रीमाइसेस हुआ था, कोई एस्केप नहीं हुआ, कुछ भी डिड नॉट एस्केप, कुछ भी जो एक्सप्लोजिव शेल थे वो एस्केप नहीं हुए थे, ठीक है, वो प्रीमाइसेस के अंदर हुआ था। इसीलिए ये जो केस है वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंडर ट्रीट नहीं किया जा सकता और जो भी प्लेंटिफ है वो क्लेम नहीं कर सकता स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। थर्ड है नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड।
नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड यानी नेचुरल यूज ऑफ लैंड क्या होता है? नेचुरल यूज ऑफ लैंड का मतलब हो गया कि आप अगर डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं तो उसको नेचुरल यूज बोलेंगे। कोई ऑर्डिनरी यूज है तो फिर उसको नेचुरल यूज बोलेंगे। लेकिन अगर कोई चीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, अगर कोई चीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या फिर रिस्की है, रिस्की पर्पस के लिए यूज हो रही है, कोई लैंड अगर रिस्की पर्पस के लिए यूज होता है तो उसको नॉन नेचुरल बोलेंगे। यानी स्टोरिंग वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज इन पाइप्स इज नेचुरल, बट कलेक्टिंग वास्ट क्वांटिटीज ऑफ वाटर इन अ रिजर्वायर इन अ माइनिंग एरिया इज नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, क्योंकि ये बाद में जाके चोट पहुंचा सकती है यानी नुकसान पहुंचा सकती है, इसीलिए इसको नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड कहा गया है, जैसा कि हमने रायलैंड्स वर्सेस फ्लेचर के केस में देखा था। रिकर्ड्स वर्सेस लोथियन के केस में हुआ था कि जो प्लेंटिफ है उसके बिल्डिंग का कोई टैप वाटर खुला छोड़ गया था, ठीक है, टैप वाटर खुला छोड़ गया तो उसके प्रेमाइसिस को नुकसान पहुंचा होगा, प्रेमाइसिस को नुकसान पहुंचा होगा तो फिर इसने केस किया इस पे, और कोर्ट ने कहा कि टैप वाटर जो है वो नेचुरल यूज में आता है, ठीक है, टैप वगैरह जो भी है वो नेचुरल यूज में आते हैं, इसीलिए आप स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि इट इज अ नेचुरल यूज ऑफ लैंड नॉट अ नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, यानी क्या क्या डिफेंसेस अवेलेबल हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंडर। 8 डिफेंसेस हमने पढ़ी लिए थे, उसमें से 4 डिफेंसेस जो है प्लेंटिव्स फॉल्ट, एक्ट ऑफ गॉड, कंसेंट ऑफ द प्लेंटिव यानी वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, ये 4 हम पढ़ चुके हैं। 5th जो एक एक्स्ट्रा जोड़ा है वो है एक्ट ऑफ ए थर्ड पार्टी। पढ़ते हैं, प्लेंटिव्स फॉल्ट अगर होगा तो फिर डिफेंडेंट डिफेंस यूज कर सकता है, यानी अगर नुकसान प्लेंटिव की गलती से हुआ हो तो, अगर नेचुरल इवेंट से हुआ हो तो एक्ट ऑफ गॉड यूज कर सकता है, अगर कंसेंट ऑफ द प्लेंटिव हो यानी प्लेंटिव ने खुद उस रिस्क को एक्सेप्ट किया हो, कंसेंट हो उसकी प्लेंटिव की, तो वो ये वाला डिफेंस यूज करेगा। और अगर किसी लॉ के अंडर काम किया गया हो या फिर किसी अथॉरिटी ने काम दिया गया हो या मान लीजिए गवर्नमेंट ने काम दिया गया हो कि वो काम करने के लिए, तो फिर वो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का डिफेंस यूज कर सकता है। एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी का डिफेंस कहता है कि कोई तीसरा व्यक्ति जिसका कंट्रोल डिफेंडेंट के पास नहीं हो तो एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी डिफेंडेंट लगा सकता है। आगे बढ़ते हैं एब्सोल्यूट लायबिलिटी पे। एब्सोल्यूट लायबिलिटी का केस जो हुआ था ओलियम गैस लीक केस में एस्टैब्लिश किया गया था, जिसे हम एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 का केस भी कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजिंग द लिमिटेशंस ऑफ रायलैंड्स वर्सेस फ्लेचर रूल इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ रैपिडली इंडस्ट्रियलाइजिंग नेशन फॉर्मुलेटेड दिस प्रिंसिपल, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रायलैंड्स वर्सेस फ्लेचर के केस की कुछ लिमिटेशंस देखी होंगी, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कुछ चीजें फॉर्मुलेट की इस प्रिंसिपल पे, यानी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के प्रिंसिपल पे कुछ चीजें फॉर्मुलेट की, तभी एब्सोल्यूट लायबिलिटी अराइज हुई। एब्सोल्यूट लायबिलिटी का मतलब होता है नो फॉल्ट लायबिलिटी विदाउट एक्सेप्शन, नो फॉल्ट लायबिलिटी विदाउट एक्सेप्शन। नो फॉल्ट लायबिलिटी क्या थी? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, और विदाउट एक्सेप्शन यानी विदाउट डिफेंसेस, यानी कॉन्सेप्ट तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का ही है कि आप लायबल होंगे, कि आपकी अगर गलती हो या ना हो इससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो डिफेंडेंट है वो लायबल होगा अगर उसने कोई डेंजरस चीज रखी थी, वो एस्केप होकर किसी को नुकसान पहुंचाती है, तो हम उसकी गलती नहीं देखेंगे, उसका नेग्लिजेंट एक्ट नहीं देखेंगे, उसको स्ट्रिक्ट लायबिलिटी तो होगी। लेकिन एब्सोल्यूट लायबिलिटी कहती है कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी तो होगी लेकिन उसके पास कोई डिफेंस भी नहीं बचेगा, कि वो डिफेंस भी नहीं यूज कर सकता। जो भी हमने वो 5 डिफेंसेस पढ़े थे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी पे, वो एब्सोल्यूट लायबिलिटी में नहीं है, इसीलिए इसका नाम एब्सोल्यूट लायबिलिटी है, यानी एब्सोल्यूट इन नेचर है। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में क्या हुआ था? ये एक फैक्ट्री थी, ठीक है, ये मान लो एक फैक्ट्री थी जिसका नाम था श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, और ये इंडस्ट्रियल दिल्ली के इंडस्ट्रियल एरिया में थे जो डेंसली पॉपुलेटेड था, और इसमें से ओलियम गैस निकलना चालू होती है। ओलियम गैस निकलना चालू होती है तो जो भी एरिया था उसमें एक की मौत हो जाती है, 1 डेथ होती है, और बाकी बहुत सारे लोग सीवियरली इंजर्ड होते हैं या सीवियरली इंजर्ड होते हैं, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल होती है, जिसमें जस्टिस PN भगवती जी कहते हैं कि हजार्डस इंडस्ट्री को एक एब्सोल्यूट या फिर नॉन डेलीगेबल ड्यूटी है कि वो इंश्योर करे कि किसी को नुकसान ना हो, इसकी वजह से जो भी यहाँ डेंजरस चीजें हो रही है, डेंजरस चीजें रखी गई है, उसकी वजह से सिटीजन्स को नुकसान ना पहुंचे। की फीचर्स हैं कि हजार्डस एक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है, हजार्डस एक्टिविटी यानी कोई ना खतरनाक ऐसी डेंजरस या खतरनाक एक्टिविटी होनी चाहिए।
कोई एक्सेप्शंस नहीं है, डिफेंसेस कोई अवेलेबल नहीं है, चाहे तुम दुनिया भर के कोई डिफेंस खोज लो, कोई डिफेंस अवेलेबल नहीं होगा इसमें। थर्ड है एस्केप नॉट रिक्वायर्ड। एस्केप नॉट रिक्वायर्ड का मतलब है कि लाइबिलिटी एग्जिस्ट इवन इफ द हार्म अकर्स विद इन द प्रीमाइसेस, यानी अगर वो श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर के प्रीमाइसेस के अंदर भी होता, ठीक है, अगर कोई अंदर भी होता और वर्कर्स वगैरह अगर किसी की एक की मौत हुई होती वर्कर्स की, या फिर बहुत सारे डेंजर क्या बोलते हैं इंजर्ड भी हुए होते, तो फिर भी एब्सोल्यूट लाइबिलिटी लग सकती है। एग्जाम्पलरी डैमेजेस यानी कंपनसेशन जो होगा वो हैवी होगा, ताकि ऐसी गलतियां बार बार दोहराई ना जाए। प्यूनिटिव डैमेजेस दिए जाएंगे ताकि ऐसी गलती बार बार दोहराई ना जाए। रिकैप टेबल है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। इसको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्यूरिस वेदा।